स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। भाग्य से बड़ा कुछ नहीं, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की चार बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाखीराम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वह राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। रात को सोने के समय जब बुलाखीराम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखी, यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है रंगपुर। रंगपुर नगर में राजा श्रीपाल का शासन था। राजा श्रीपाल के दो पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थीं, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वह यह समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वही उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्याभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है। राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से यह प्रश्न पूछ लिया, अजय बेटे, यह बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तमोत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? अजय चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। अजय का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। फिर उसने विजय से भी यही बात पूछी तो विजय ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो वह सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है, और यदि भाग्य साथ न दे तो वह पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, विजय, तुम तो बहुत ही कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर विजय महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार विजय जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी सिंह की दहाड़ सुनी।
उसने घबराकर उस दिशा में देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक सिंह लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा सिंह की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सिंह की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। विजय ने फिर उस सिंह की चाल पर गौर किया। सिंह बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ हो नहीं रहा था। यह देखकर विजय के मन में उस सिंह के प्रति दया के भाव पैदा हो गए। घायल सिंह लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे विजय बैठा हुआ था, और वह याचना भरी निगाहों से विजय की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी मदद करो। झिझकता हुआ विजय तब धीरे धीरे सिंह के निकट पहुंचा। उसने दाएं हाथ से सिंह का सिर सहलाया। सिंह को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विजय ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो सिंह जमीन पर लेट गया। अब विजय ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। सिंह के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वह पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण सिंह का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। सिंह की ऐसी हालत देखकर विजय नीचे झुका। उसने सिंह का वह घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कांटे को एक झटके से बाहर निकाल लिया। राहत मिली तो सिंह की गुर्राहट बंद हो गई और वह आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक सिंह की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी। ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वह आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वह हिंसक प्राणी सिंह भी राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार जहां भी जाता वह भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके भय से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के पास नहीं फटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोले, बुलाखी। अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ जिसका संबंध इसी कहानी से है। रंगपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है कर्णपुर। कर्णपुर में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। आथ राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, अतः वह खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। दैवयोग से एक दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचल को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन कर्णपुर का राजा इंद्रद्युम्न अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खिंच गईं और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, किंतु जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह विजय अपने सिंह के साथ वहां पहुंच गया। क्षणमात्र में ही राजकुमार विजय सब कुछ समझ गया। उसने अपने सिंह को उस सैनिक पर झपटने का संकेत कर दिया। सिंह विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा।
उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सिंह के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार विजय ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने सिंह के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध रह गया। विजय ने मंत्री के सीने पर अपनी जलवार अड़ासी रखी थी। आथ राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से जोन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुश्कें कसकर एक ओर को डाल दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न राजकुमार विजय की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस सिंह के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार विजय ने तब राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछाने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। राजा ने विजय से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो। मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। आठ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लादकर कर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पोठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे घृणा करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार विजय आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो रंगपुर का हाल। अपने बेटे विजय को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा श्रीपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा श्रीपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक रंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा श्रीपाल किसी तरह अपने बेटे अजय के साथ नगर से निकलने में कामयाब न हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वह साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे। आठ वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज्य छूट जाने का राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दोगुनी उम्र का दिखाई देने लगा। उधर जब राजकुमार विजय को राजा इंद्रद्युम्न के नगर में रहते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब अपने नगर लौटकर अपने पिता और अपने भाई का हालचाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वह राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राजसी वस्त्रों में रंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर, कर्णपुर लौटकर राजकुमार विजय अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर रंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को परास्त कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाखी। राजकुमार विजय की मेहनत रंग लाई। एक दिन एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंधते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया।
उसका बड़ा भाई अजय भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार विजय बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें, किंतु पिता बार बार इनकार कर कह देता, नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाखी भी संतुष्ट हो गया। फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, काशी यात्रा की वापसी में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम सुबह उठकर उस नगर से निकलकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। शाम हो जाने पर जब वे विश्राम के लिए एक नए नगर में रुके तो वहां भी बुलाखीराम नाई ने एक अनोखा दृश्य देखा, जिसका रहस्य जानने के लिए वह बेचैन हो उठा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के विषय में बताया। उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार से गुजरते हुए जो अनोखा दृश्य देखा, मैं उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो रहा हूं। मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। हाँ भाई हाँ, बोले पटेल, पर पहले यह तो बताओ कि तुमने देखा क्या था। पटेल जी, मैंने रास्ते में देखा था कि जुलूस निकल रहा था। जुलूस के बीच सोने से बनी एक गाड़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिसने सोने के वस्त्राभूषण पहने हुए थे। उस गाड़ी को घोड़ों के स्थान पर राजसी वस्त्राभूषण पहने एक व्यक्ति खींच रहा था, बुलाखी ने बताया। बुलाखी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, अब तू इस रहस्य के विषय में सुन। इस नगर के राजा का नाम अमीचंद है। यह राजा बहुत नेक इंसान है और जिस व्यक्ति को तू उस गाड़ी में जुटा हुआ देखकर आया है, वह इस राज्य का दीवान है। उसका नाम जीवन सिंह है। उसकी यह हालत कैसे हुई, यह भी सुन। अब से कुछ दिन पूर्व यहाँ का राजा अमीचंद आखेट करने के लिए वन में गया था। वहां उसने एक काले हिरण को देखा जो अपने दल से बिछुड़कर अकेला ही घास चर रहा था। राजा को वह शिकार उपयुक्त लगा। उसने घोड़ा उसी की दिशा में दौड़ा दिया। हिरण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो जान बचाने के लिए वह घने जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी। लुकाछिपी का खेल आरंभ हो गया। इसी बीच कुछ झाड़ियों के बीच हिरण ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे न मिला। राजा ने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका और अपने सैनिकों की तलाश में पीछे की ओर निगाहें दौड़ाई, लेकिन उसे अपने साथ आए सैनिक भी दिखाई न दिए। उस हिरण ने राजा को बहुत छकाया था। उसे उसका पीछा करने में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा था। आथा राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था और अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से अपनी टाए जमीन पर पटक रहा था। राजा ने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, किंतु जब किसी भी दिशा में दूर दूर तक उसे कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। बुलाखीराम, जिस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, उसी समय दैवयोग से एक कुत्ता न जाने कहां से उसके पास आ पहुंचा और राजा की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कुत्ता शायद भूखा था।
राजा ने कुत्ते को पुचकारा तो भोजन की आशा में कुत्ता पूंछ हिलाता उसके पैरों के पास बैठा। राजा ने तब अपने घोड़े की पीठ पर लटके भोजन के पात्र से 2 रोटियां निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने कुछ ही देर में दोनों रोटियां खा लीं, फिर वह एक दिशा में चल पड़ा। उसे जाते देख राजा ने सोचा कि भोजन के बाद हर प्राणी को पानी की जरूर आवश्यकता पड़ती है, शायद यह कुत्ता भी पानी पीने जा रहा है। ऐसा विचार कर घोड़े की रास थामकर राजा उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक सरोवर पर पहुंचा और उसके जल में मुंह डालकर पानी पीने लगा। राजा ने भी सरोवर का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। घोड़ा भी भरपेट पानी पीकर तृप्त हो गया। दिन ढलने लगा था। आठ राजा अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर को लौट पड़ा। राजा के प्रेम में पगा वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलकर नगर में चला आया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर राजा घोड़े से उतरा तो उसने कुत्ते को भी वहीं खड़ा पाया। यह देखकर राजा ने उसे दुत्कारा नहीं बल्कि प्यार से कुत्ते को पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसे अपने महल में ले आया। उस दिन से वह कुत्ता परोक्ष रूप से राजा का एक सचेत प्रहरी बन गया। राजा जब रात को सो जाता तो वह कुत्ता बाहर रहकर कक्ष की रखवाली करता। राजा भी कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। बुलाखी। राजा का दीवान प्रधानमंत्री बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजा उस दीवान पर बहुत विश्वास करता था और उसने उसे काफी अधिकार दे रखे थे। राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि वह दीवान चोरी छुपे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार राजा को समाप्त कर दिया जाए तो यह राज्य उसके अधिकार में आ जाएगा। राजा का कोई पुत्र तो है नहीं जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने अपने 2 ऐसे व्यक्ति जो उसके बहुत ही विश्वासपात्र थे, रात के समय राजा का वध करने के लिए भेज दिए। जब अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे वे दोनों व्यक्ति रात के समय राजा को मारने के लिए उसके कक्ष के पास पहुंचे तो कुत्ता उन पर झपट पड़ा और भौंक भौंक कर उसने राजा को जगा दिया। राजा जब तलवार निकालकर बाहर निकला तो वह दोनों नकाबपोश भाग गए। कुत्ते ने उनका पीछा किया किंतु वे भागने में सफल हो गए। उन हत्यारों के भाग जाने के बाद राजा ने अपने मन में विचार किया कि यदि आज यह कुत्ता न होता तो वह दोनों हत्यारे अवश्य ही उसे सोते समय मार डालते। वह कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश हुआ। फिर उसका ध्यान उन दोनों हत्यारों की ओर मुखातिब हुआ। वह सोचने लगा कि वे दोनों हत्यारे कौन थे और किसने उन्हें मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया था। उसने इस विषय में बहुत सिर खपाया किंतु कोई निर्णय नहीं कर सका। अगले दिन प्रातः जब राजा अपने दरबार में गया तो वह कुत्ता भी उसके साथ हो लिया। जब दरबार लगा और राजा के सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए तो कुत्ता एकाएक 2 आदमियों की ओर देखकर गुर्राने लगा। दरअसल कुत्ते ने वहां मौजूद उन दोनों व्यक्तियों की गंध सूंघ ली थी जो गत रात चेहरों पर नकाब डालकर उसे मारने आए थे। राजा ने पुचकार कर कुत्ते को शांत किया। उसने सोचा कि कुत्ता आखिर है तो जानवर ही, अपने स्वभाववश वह वैसे ही भौंकने लगा है। वह तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गत रात उसको मारने के लिए गए वे दोनों हत्यारे यहीं मौजूद हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन 2 दिन बाद महल में रात के समय कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। उस समय राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्ते का भौंकना सुनकर उसकी नींद टूट गई और वह दीवार पर टंगी अपनी तलवार लेकर फुर्ती से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला
दो नकाबपोश तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। लेकिन जब राजा ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया तो वे भाग निकले। राजा को मारने की दीवान की योजना उस दिन भी कुत्ते की सतर्कता के कारण धराशायी हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने महल की सुरक्षा और भी चौकस कर दी। वह स्वयं भी रात को एक दूसरे कक्ष में सोने लगा और पहले वाले कक्ष में अपने पलंग पर तकिए लगाकर और उन तकियों पर चादर ओढ़ाकर ऐसा बना देता कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कोई आदमी उस पलंग पर सो रहा है। 5 दिन तक कोई घटना न घटी, लेकिन छठे दिन ही वे दोनों मृत्युदूत न जाने कैसे राजा की सुरक्षा व्यवस्था भेद कर उसके महल में दाखिल हो गए। उन नकाबपोशों को आते देख कुत्ता सतर्क हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उछल-उछल कर उन नकाबपोशों को काटने का प्रयास करने लगा। कुत्ते का भौंकना सुनकर राजा एकदम सतर्क हो गया। वह समझ गया कि फिर कोई आक्रमणकारी महल में आ घुसा है। वह तलवार लेकर बाहर आया और दोनों आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। दोनों नकाबपोश भी भिड़ गए। नकाबपोश इस बार बहुत आश्वस्त थे कि वे दो हैं और राजा एक, इसलिए कुछ ही देर में वे राजा पर काबू पा लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बेकार साबित हुआ। राजा के हाथ से एक नकाबपोश तो उसी समय मारा गया। दूसरा जब भागने लगा तो राजा ने उसके नकाब पर तलवार का प्रहार कर दिया। नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिरा तो राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी नकाब खींच ली। नकाब उतरने के बाद जो चेहरा नमूदार हुआ, उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह व्यक्ति स्वयं राज्य का दीवान था। पलक झपकते ही सारा षड्यंत्र राजा की आंखों के सामने उजागर हो उठा। उसने यह भी जान लिया कि महल की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरियों को चकमा देकर दीवान यहाँ तक अपने साथी सहित आने में कैसे कामयाब हो गया था। दरअसल दीवान ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पहरे पर नियुक्त प्रहरियों से यह कहा था कि उसे इसी समय राजा से किसी गहन समस्या पर विचार विमर्श करना है। राजकीय कार्य था। 8 प्रहरियों ने उसे रोका नहीं और वह राजा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। बहरहाल राजा ने दीवान को प्रहरियों के हवाले किया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व हो आया। सुबह जब वह दरबार में गया तो उसने कैदी को दरबार में लाने का हुक्म दिया। दीवान को जंजीरों में बंधे देख दरबारी भी आश्चर्य करने लगे, किंतु जब राजा ने उसका अपराध सुनाया तो वे दीवान के ऊपर थू-थू करने लगे। बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का राजा बहुत ही नेक, धर्मपरायण और रहमदिल है। उसने दीवान को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु उसके लिए यह सजा अवश्य नियत कर दी कि वह एक कुत्ते से भी गया बीता है। आज वह इस कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर घोड़ों के स्थान पर स्वयं उसकी गाड़ी में जुटकर सारे नगर का चक्कर लगाएगा। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे कहा, बुलाखी राम, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझाए देता हूँ। आज जिस अजीब घटना को देखकर तू आया है वह यही थी। जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने कुत्ते की गाड़ी खींच रहा था वह इस राज्य का दीवान था, और जो कुत्ता स्वर्णाभूषण पहने उस गाड़ी में बैठा था वह वही कुत्ता था जिसने एक बार नहीं 3 बार राजा की जान बचाई थी। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया, बुलाखी बोला, पर मैं यह सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कैसे कैसे नमकहराम आदमी हैं इस दुनिया में, जो सामने तो स्वामी भक्त होने का दिखावा करते हैं लेकिन चोरी छिपे मालिक की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। इसी का नाम तो दुनिया है, बुलाखी राम।
इसी तरह संसार चक्र चलता है। दुनिया में अच्छे आदमी हैं तो बुरों की भी कमी नहीं है। आदिकाल से ही ऐसा होता चला आया है। पहले भी बुरे आदमी हुए हैं और अच्छे भी, किंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई हमेशा हारती है। जीतता वही है जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है। आठ तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूँ। अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का, यह कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाकी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, शौचादि से फारिग हुए, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाकी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे।
बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। एक साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आथा रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपये जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है?
बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाकी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने वीडियो यहां तक देखा है तो एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाकीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनी मानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे।
युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर। दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं।
अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और कामधंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी मां ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राजदरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिनदहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहि-त्राहि मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। तीसमार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर वह चिंता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी थी और फिर उसका सामना होना था दुर्दांत लुटेरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को? यही सब सोच सोच कर उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे। उसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी मां भी चिंतित हो गई।
उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदुली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे। तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। आथा चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां